गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप देख ही रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे वेलकम लिखा है, तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे और हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के दूसरे लेक्चर पे। तो हमने एक आध टॉपिक हमारा पेंडिंग रह गया था, वो XaaS एनीथिंग एज अ सर्विस वाला, वो कवर करेंगे और फिर वीक 2 को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो शुरू करते हैं। आप सबने रिवीजन तो कर ही लिया होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोग को। और बाकी असाइनमेंट्स भी देखते रहने हमको, जो भी नेप्टल के आ रखे हैं। अगर लास्ट में सबके असाइनमेंट हो जाए ना और थोड़ा सा टाइम मिले तो पास्ट ईयर के असाइनमेंट भी देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। पहले भी ऐसा नेप्टल में कई बार देखा गया है कि पिछले साल के असाइनमेंट में से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी थी कि हम जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है और इसका मतलब मेन हमारा पर्पस क्या है कि भाई हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। तो एक 2 मिनट में जल्दी से ये देख लेते हैं अपना क्या है। एक मिनट, पेन को कर देते हैं। आज आवाज तो सही है ना? माइक चेंज कर दिया हमने आज। पर्पस ऑफ सीसी, क्लाउड कंप्यूटिंग को सीसी लिखा है, आप लोग समझ जाएंगे ना। तो सबसे पहले तो क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल रूप से ये बेनिफिशियल है। कैन efficient for organization, efficient for organization। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है, मतलब क्या फायदा है? सबसे पहला तो बैकअप की अच्छी इसमें फैसिलिटी है, हमको बैकअप मिल जा रहा है। दूसरा, स्टोरेज की कमी नहीं है। भले ही हमें स्टोरेज के लिए पे करना पड़ रहा है, लेकिन जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क या कोई SSD बाय करने के कंपैरिजन में ये काफी हमारे लिए, मतलब हम बोल सकते हैं चीप रेट पे हमको मिल जा रहा है ना। और तीसरा, हमको इसमें अच्छी खासी नेटवर्किंग मिल जा रही है। ठीक है, अच्छी खासी हमको इससे नेटवर्किंग मिल जा रही है कि भैया हम बहुत सारे मतलब बहुत सारा हम डाटा एक क्लाउड में एंटर कर सकते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करके हम पैरेलली सब में काम कर सकते हैं, है ना। और अच्छा, दूसरी इसका बेनिफिट एक और है हमारे पास कि ये आपको कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इट इट प्रोवाइड्स कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अब कोलैबोरेशन कैसे? एक क्लाउड मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी XYZ कंपनी का। एक क्लाउड मान लीजिए किसी ABC कंपनी का है। अगर दोनों आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से डेटा शेयरिंग करना है, तो वो भी ऑनलाइन हो जाएगा, वर्चुअल मोड में हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मतलब यहाँ से वहां जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये है कि हम कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर फेसबुक का क्लाउड आप देख लो, या आप इंस्टाग्राम का देख लो, या और भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या हेल्थ केयर के भी आजकल मतलब कई सारे एडवांस फैसिलिटी हो गई है, तो उसमें कस्टमर का क्या बिहेवियर रहा है पहले से। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें तो क्या कस्टमर लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है। और अगर आप हेल्थ केयर में देखेंगे तो मतलब अगर कोई 50 साल का आदमी है और वो रेगुलर किसी हॉस्पिटल में जा रहा है, तो उसका डेटा उसमें एंटर्ड होगा। और उनके अगर क्लाउड में उसका डेटा स्टोर है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी रिक्वायर्ड थिंग है उसको डाल करके उसका पुराना जो भी, जितने सालों से मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जा रहा है, 15 साल से जा रहा है, तो उसको क्या क्या डिजीज थी और ये उसको क्या पैटर्न रहा है उसके उसकी बॉडी का और उसकी रिकवरी रेट का, वो सब एनालाइज कर सकते हैं ना। तो एनालाइजिंग द कस्टमर, ये भी हमको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है ना। अच्छा, एक और है ये बेनिफिशियल फॉर ई बिजनेस। अब ई बिजनेस क्या है? कोई भी मान लीजिए आप छोटी मोटी, अगर आपका कोई बिजनेस है और वो अगर आपको, एक मिनट, वो अगर आप ऑनलाइन ले जा रहे हैं, तो आप क्लाउड के थ्रू अपने कस्टमर इंक्रीज कर सकते हैं और जो भी आपका प्रोडक्ट है या कुछ है वो आप सेल कर सकते हैं।
अच्छा तीसरा मतलब एक और चीज है कि ये रिसर्च फील्ड में बहुत काम की है। ये रिसर्च फील्ड में हमारे लिए क्लाउड इसलिए काम का है। एक तो मैंने पहले बताया आपको बैकअप और स्टोरेज के लिए, और दूसरा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हमने डेटा एनालाइज करना है, डेटा एनालाइज, तो हमने डेटा एनालाइज के लिए हमारी पहले एक टेक्निक थी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग थी। पर अब क्लाउड आ गई है तो ये मोर एडवांस है, डेटा एनालिस्ट विथ मोर एडवांस, एडवांस लिख देते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो क्लाउड भी एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन डेटा एनालिसिस हम और इजीली कर सकते हैं, है ना। अच्छा दूसरा ये है कि एक एक चीज और थी जो अपनी नेपटल की पीपीटी में भी मेंशन है, कि भैया प्रोवाइडिंग कस्टमर एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। जैसे कि ये आपको, अगर आप अगर आप आज म्यूजिक सुन रहे हो तो आप स्पॉटिफाई से सुनोगे, आप विंक म्यूजिक से सुनोगे, या और कोई आपके पास कोई ऐप है तो उन सबके क्लाउड हैं। अगर आप कोई फोटो स्टोर कर रहे हो, अच्छा जैसे इन सब चीजों के लिए कैसा गूगल क्लाउड है, गूगल क्लाउड है ना। गूगल का फोटोज होता है, गूगल के फोटोज में कितने एडवांस फीचर्स होते हैं, एडवांस फीचर होते हैं। अगर आप लोग ने यूज कर ही रहे होंगे, आप लोग अगर आप गूगल फोटोज में मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट की फोटो खींच रहे हैं, कोई फाइल की है, कोई रिटर्न टेक्स्ट है, तो वो ऑटोमेटिक कैटेगराइज कर देता है। मतलब वो इतना स्मार्ट एआई है और इतना मतलब एडवांस क्लाउड है कि भैया वो ऑटोमेटिक आपके डॉक्यूमेंट को अलग कैटेगराइज कर रहा है, सिमिलर फोटोज को अलग कर रहा है, फैमिली फोटोज को अलग कर रहा है। इनफैक्ट आप भी उसमें मैन्युअली अपना मतलब वो बना सकते हैं कॉलम, या आपको फोल्डर बना सकते हैं कि भैया इस टाइप की फोटोज मेरी इसमें जानी चाहिए, या और एडवांस जो आप करना चाहते हो वो आप उसमें कर सकते हो। तो ये भी एक हमको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है क्लाउड का, ठीक है ना। अच्छा अब दो चार हमारे पास क्लाउड के कुछ एप्लीकेशंस हैं, मतलब जो एप्लीकेशंस मतलब रियल लाइफ में यूज हो रहे हैं, और मतलब जो क्लाउड के थ्रू यूज हो रहे हैं, तो हम उनको देख लेते हैं थोड़ा। उसके बाद में हम हमारा एनीथिंग एज अ सर्विस में आ जाएंगे। एक तो हमारा बैकअप है, मतलब क्या क्या यूज है। दूसरा स्टोरेज है, ठीक है ना। तीसरा वर्चुअलाइजेशन है। ये स्पेलिंग गलत हो गई, हम एक मिनट में सही कर देते हैं। वर्चुअल सर्वर्स है हमारे पास। अच्छा दूसरा एक वीपीएन है। वीपीएन आपने सभी ने सुना होगा ना। ये वीपीएन वाली टर्म आज के लेक्चर में भी आएगी, सेकंड वीक में भी ये है अच्छे से। जब आप मतलब मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, आप इंटरनेट एक्सेस के लिए आप वीपीएन लगा देते हैं। कई बार कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो वाईफाई से नहीं चलती हैं, मतलब जो किसी वाईफाई से अगर ब्लॉक कर रखी है कुछ, जैसे वो बोलते हैं सेंसिटिव कंटेंट या ऐसा कुछ होता है, तो वो आप वीपीएन लगा के रन कर सकते हैं, फिर वो अपने रिस्क पे रन होती है। तो ये भी हमारा क्लाउड के अंदर एक अच्छा खासा बेनिफिट है कि हम जो चीजें नहीं रन कर पा रही हम उसको भी अपने सिस्टम पे वीपीएन के थ्रू रन करवा सकते हैं, है ना। दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आजकल क्लाउड के थ्रू हो जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हमारी आजकल क्लाउड के थ्रू हो जाती है। और तीसरी तीसरी एक चीज है हमारी सीआरएम। क्या है सीआरएम। अच्छा अब सीआरएम की फुल फॉर्म क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये भी हमारा क्लाउड के अंडर आ जाता है। तो इतने एप्लीकेशंस हैं और मतलब इतने सफिशिएंट है हमारे लिए। अच्छा अब हम आ जाते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा सबसे पहला हमारे पास है कि ये एक हमारा हाई लेवल आर्किटेक्चर अप्रोच है। क्या है हमारा हाई लेवल आर्किटेक्चरल अप्रोच। कहने का मतलब ये है कि इजीली समझ नहीं आएगा, तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा डीप है। अच्छा आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बिजनेस से देख रहे हैं, आपने बिजनेस करना है, एजुकेशन है, या और कुछ कमर्शियल है।
ठीक है ना। इन इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग अलग टाइप के क्लाउड जो होते हैं हमारे, जो हम यूज भी कर रहे हैं, जो हम आगे भी यूज करेंगे। अच्छा, अब इनके खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, इनके खुद खुद की कुछ एंटिटीज होंगी। जैसे क्या क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब इनके क्या मतलब कौन कौन से हमको बेनिफिट मिल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो एक क्लाउड में नहीं है तो दूसरे क्लाउड में है, या दूसरे में नहीं है तो तीसरे में है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है हमको। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी तो क्लाउड में होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमारे मेजर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के, वो क्या है। मेजर, हम इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं ना। अच्छा, सबसे पहला हमारा आ जाता है इसमें टेक्निकल आर्किटेक्चर। अच्छा, अब हमारा टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या है। सबसे पहला तो हमारा ये XaaS है। एक्स होता है एनीथिंग। एक्स मान लो, हम जैसे मैथ्स में वेरिएबल नहीं करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 10, या हम कोडिंग में मान लेते हैं कोई वेरिएबल ABC, वैसे यहाँ पे एक्स है कि भैया एनीथिंग एज अ सर्विस। जैसे हमारे पास बेसिकली तीन है, हमारे पास तीन मॉडल्स हैं जो मैंने आपको कल बताए थे। प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, और अपना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो एक्स की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज ले रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, वो हमारे मतलब डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। एक ये चीज हो गई हमारी कि भाई मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम टेक आर्किटेक्चर में हमारा XaaS है। दूसरा ये अडॉप्टिंग, मतलब ये किस तरीके से अडॉप्ट करता है चीजें, अडॉप्टिंग CC, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारा है एक डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन का आर्किटेक्चर है। अच्छा, अब डिप्लॉयमेंट क्या हो रहा है। डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशनल आर्किटेक्चर, मैंने डिप्लॉयमेंट मॉडल्स बताए थे आपको कल, पब्लिक, प्राइवेट, क्लाउड, और ये उससे रिलेटेड है कि भैया किस तरीके का आपका क्लाउड है। और इसमें कुछ हमारे तीन चार अगर हमारे लीगल इश्यूज आ जाते हैं, या हमारा कुछ कुछ हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, एक्सपोर्ट कंट्रोल क्या है, जो हमारा डाटा उसमें पड़ा है वो हम ले रहे हैं किसी में, पेन ड्राइव में स्टोर कर दे रहे हैं, हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर दे रहे हैं, या और किसी चीज में। हैंड राइटिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा इस बार, और नेक्स्ट टाइम से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हाँ, हम आपको बेटर से बेटर तरीके से दे पाएं अभी। और मतलब हमारी तरफ से पूरा वो 100% है कि हम आपको बेटर से बेटर मतलब कंटेंट दे पाएं, और जो भी हमारे छोटी मोटी दिक्कत आ रही है उसको हम रिजॉल्व करने की, जैसे वॉइस की दिक्कत हमने काफी हद तक कोशिश की है कि आज रिजॉल्व हो जाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको उसको नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब हम आगे आ जाते हैं। अब हमने देखना है कि XaaS बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले हमने देखना है कस्टमर व्यू वर्सेस प्रोवाइडर व्यू। कस्टमर क्या चाह रहा है और प्रोवाइडर क्या दे रहा है, ठीक है ना। कस्टमर एक क्लाउड चाह रहा है, प्रोवाइडर दूसरा दे रहा है, तो वो काम का नहीं है। तो हमको दोनों तरफ से देखना है कि भैया, तो सबसे पहले तो हमारा कस्टमर करेगा यूजर एप्लीकेशन। हम ऐप यूज कर रहे हैं, इसमें फेसबुक मान लो, व्हाट्सएप मान लो, ठीक है, या और कोई भी क्लाउड एप्लीकेशन मान सकते हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मान सकते हैं। अब प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करेगा, हमको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, हम उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा एक IT आर्किटेक्चर आएगा, IT ऑपरेटर आएगा, वो भी इसी में आएगा, वो भी हमारे प्रोवाइडर में आएगा, IT आर्किटेक्चर या IT ऑपरेटर, ठीक है ना। ये भी हमारा इसी में आएगा। तो ये सारी चीजें भी हमारे XaaS के अंदर आएंगी कि भैया
कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरीके से देख रहे हैं, है ना। अच्छा, अब हम दो क्लाउड को कंपेयर करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि एक तो हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को कर रहे हैं। मैंने इसका कल भी बताया था आपको कि माइक्रोसॉफ्ट का खुद का जो कम्युनिटी क्लाउड है, और दूसरा हम अमेजोन EC2 कर रहे हैं। अमेजोन EC2 को हम कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का अलग अलग आर्किटेक्चर है। मैं एक बार आपको ना, एक मिनट, मैं आपको आपके नेप्टल की जो PPT है उसका मैं आपको ये बताता हूँ, मतलब उसमें कैसे से एक्सप्लेन कर रखा है। हम मैं उसी में आपको समझा दूंगा उसके स्क्रीनशॉट में। एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुकिएगा। हम ये आर्किटेक्चर देखेंगे, उसके बाद में हम आएंगे हमारे वीक 2 में। और एक मिनट में आपको बता देता हूँ, बस बस आ गया। फर्स्ट वाले वीक का भी आप लोग रिवीजन कर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट में काफी सारे बेसिक्स कवर हैं, और ये हमारा काफी सारा मतलब काम आने वाला है ये हमारा। तो ये मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, जो भी मैं आपको बताने वाला था। एक मिनट, हाँ, मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। एक मिनट, बस हो गया। ये हमारी इमेज आ गई है, ठीक है। सबको विजिबल है ना ये इमेज? अगर किसी को विजिबल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। सबको विजिबल है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या क्या देखना है? एक तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास Amazon EC2 है। दोनों के आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला तो Amazon क्लाउड प्लेटफॉर्म है Amazon EC2, नाम से क्लियर है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का क्लाउड प्लेटफॉर्म है एज्योर, जो हम हमारे सिस्टम में यूज करते हैं। एक तो दोनों का आर्किटेक्चर आप ध्यान से देखिए। जो एज्योर के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये जो मैनेजमेंट फैब्रिक कंट्रोल है। और इसके, जबकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में, जो हमारे इसके अमेजोन वाले के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये हमारा है क्लाउड वॉच और इलास्टिक लीडर बोर्ड है। इन दोनों में एक तो ये डिफरेंस है कि दोनों के अलग है। और ऊपर से ना, जो हमारी ये टॉप वाली लेयर है, ये यहाँ पे ये जो डॉट 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 वाला क्लाइंट है, ये अमेजोन वाली तरफ से, ये एक अलग चीज है जो उनके क्लाउड में नहीं है। जो हमारे एज्योर में ये क्लाइंट है, और ये सिल्वर लाइट सिस्टम है इसमें। अच्छा, दोनों के एग्जांपल्स मतलब लगभग सेम है। जैसे इसमें एप्लीकेशन, इसमें इसमें यूट्यूब है, CRM है, और ऑफलाइन ऑफिस ऑनलाइन एंड लाइव है। और इसमें भी यूट्यूब है, इसमें योर डेटाबेस आ जाएगा, मैकेनिकल ट्रंक आ जाएगा। दोनों के रन टाइम दे रखे हैं, इसमें क्यूज नोटिफिकेशन आते हैं, इसमें queues.net आता है। और हमारे सर्विस बस भी दे रखे हैं, इसमें सर्च हो जाएगा, मैप हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा, CDN, इसमें इसमें बिलिंग, क्लाउड फंड, ये सब हो जाएगा। और EC2 में विंडोज आता है, लिनक्स आता है। और जबकि एज्योर में विंडोज एज्योर आएगा, और सर्वर 2008 आएगा, जैसे वर्ड वगैरह थे, फैब्रिक कंट्रोलर आ जाएगा आपका। तो ओवरऑल मतलब ये जो है, ये दोनों, इनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमने इसमें दे रखा है। तो इसको हमें ध्यान से एक बार देखने की जरूरत है, जो हमारे आगे भी काम आएगा, और इससे क्वेश्चन भी बन सकता है हमारा, है ना। इसके बाद में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। हमारा जो आर्किटेक्चर ऑफ फॉर इलास्टिसिटी है, ये भैया हमारा इन दोनों में इलास्टिसिटी का क्या आर्किटेक्चर है? एक तो हॉरिजॉन्टल स्केल आउट है, दूसरा वर्टिकल स्केल अप है। इसकी भी मैं आपको इमेज ऐड करके बता देता हूँ। एक मिनट, हाँ, आप रुकिएगा। ये इमेज सबको विजिबल है, आर्किटेक्चर फॉर इलास्टिसिटी वाला। एक हमको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वर्टिकल स्केल अप। एक मिनट,
वर्टिकल स्केल अप दिख रहा है, राइट हैंड साइड में हमको हॉरिजॉन्टल स्केल आउट दिख रहा है। दोनों की डेफिनेशन पढ़िए आप एक बार। वर्टिकल में क्या लिख रखा है, एड मोर रिसोर्सेज टू अ सिग्नल कंप्यूटेशनल यूनिट लाइक बाय अ बिगर बॉक्स। और सेम टाइम पे हमारे हॉरिजॉन्टल स्केल आउट में क्या लिख रखा है, एडिंग एडिशनल कंप्यूटेशन यूनिट्स एंड हैविंग देम एक्ट इन कॉन्सर्ट। दोनों नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम मोर सिग्नल ऐड कर रहे हैं जैसे हम बिगर बॉक्स में करते हैं, और इसमें हम एक्ट और कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे पॉइंट, तो मूव अ वर्कलोड टू अ कंप्यूटेशनल यूनिट विथ मोर रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पर एक वर्कलोड है, ये हमारा मान लीजिए ये अगर हमारा W1 है, और ये हमारा सिस्टम है S1, तो ये इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और जबकि इसमें क्या है, यहाँ पे डेटाबेस का पार्टीशन हो रहा है। अगर ये हमारा D1 है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमारी जैसे स्मॉल d1, स्मॉल d2, स्मॉल स्मॉल d3, और ऐसे करके करके स्मॉल dn तक आ जाएंगी ये सारी चीजें। और इसमें 1 into 64 वे सर्वर मच मोर एक्सपेंसिव, और जो 64 into 1 वे सर्वर्स बता रखा है इसमें। और इसमें फॉर स्मॉल सिनेरियो स्केल अप इट प्रोबेबली चीपेस्ट कोड जस्ट वर्क्स है। ये भी चीजें हमें एक बार देखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं सर्विस मॉडल ऑफ XaaS में। ये दोनों टेबल्स मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, तो इसको एक बार आप लोग चाहे तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं। सर्विस मॉडल ऑफ XaaS। XaaS तो XaaS का मतलब तो सबको पता ही है, एनीथिंग एज अ सर्विस। इसमें कौन से सर्विस मॉडल हैं? तीन तो मैंने आपको कल ही बता दिए थे, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। चौथा भी मैंने आपको लास्ट में जाते जाते मैंने आपको अंतिम 5 मिनट में आपको बताया था मैंने, BPaaS बताया था मैंने आपको, बिजनेस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये हमारे सर्विस मॉडल है, हमको इसी का रिवीजन करना है इसमें। तो इसको हम फिर से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल के लेक्चर में हम इनको अच्छे से समझ सके। हमने इन सब की डेफिनेशन भी कर ली है, हमने इनके एग्जाम्पल भी कर लिए। एग्जाम्पल में फिर से बता देता हूँ एक बार, जो हमारे काम आ जाएगा। एक मिनट, अगर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का हम एग्जांपल देखेंगे फिर से, तो हमारा ये एक गूगल डॉस है, गूगल डॉक्स है, मतलब एक ऐप है जोहो नाम का। ये दोनों इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसमें हम Amazon EC2, जिस अ, जिस जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, मतलब Amazon EC2 जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अभी स्टडी किया ना, ये वही एग्जांपल है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का है। और दूसरा आप इसमें एक एक आपकी PPT में और एग्जांपल दे रखा था, टेरर मार्क क्लाउड ऑफरिंग, इसी टाइप का कुछ था, TERR, टेरर मार्क क्लाउड ऑफरिंग है। और अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जांपल देखेंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, जो हमने अभी इसके Amazon EC2 के साथ में हमने स्टडी किया था अभी। ये माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर आ जाएगा आपका PaaS में। और गूगल ऐप इंजन आ जाएगा, गूगल ऐप इंजन। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे XaaS के। और दूसरे जैसे BPaaS है, ये हमारा अदर कैटेगरी में आएगा या बिजनेस कैटेगरी में आएगा। ये जो है, ये इन तीनों पर बेस्ड है, ये अल्टीमेटली इन तीनों का ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें। पर वही है कि वो बिजनेस के पर्पज से यूज हो रहा है, तो हमने उसको BPaaS नाम दे दिया। अच्छा, अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये हमारा फर्स्ट वीक का ये लास्ट है हमारा। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ CSP मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, है ना। अच्छा, सबसे पहली चीज तो हमारे पास है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी मतलब से आप क्या समझ रहे हैं, कि जो हम कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो या हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो
और अच्छे से होना चाहिए, या तो वो इजीली हो जाए, या वो जितना टाइम ले रहा है उससे कम टाइम में हो जाए, है ना। तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। या अगर ज्यादा पैसे लग रहे तो वो कम पैसों में हो जाए, कुछ भी उसमें होना चाहिए, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। दूसरा हमारा इंक्रीज इनोवेशन होना चाहिए। ये दो चार चीजें हैं। यूजर सेटिस्फिकेशन होना चाहिए। ये हमारी दो चार क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट है। और सर्विस मॉडल हमने पढ़ ही लिए हैं। और इनके आर्किटेक्चर हैं थोड़े बहुत, जो पीपीटी में दे रखे हैं, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है एक, जिसका मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है हमारा। ये हमारा C1 क्लाइंट है, ये हमारा C2 क्लाइंट है, ये हमारा बीच में क्लाउड है इंटरनेट का। ठीक है ना। और अल्टीमेटली ये हमारा बड़ा सा सर्वर है। हमारे क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट के थ्रू जाएगी हमारे सर्वर के पास। ठीक है ना। और उसके बाद में जो सर्वर रिएक्ट करेगा, फिर वो फिर से इंटरनेट के थ्रू होते हुए हमारे अपने अपने क्लाइंट के पास जाएगी कि भैया ये लो आपका टास्क परफॉर्म हो गया, या जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। तो ये नॉर्मल सा, मतलब डेफिनेट, मतलब जैसे नेम से ही क्लियर है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वैसे ही ये बस एक इंटरनेट का क्लाउड है। राइट हैंड साइड पे सर्वर है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे क्लाइंट है। यहाँ आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट भी कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और थ्योरी है कि क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज मैसेज इन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्लाइंट को टास्क परफॉर्म करवा रहा है, मान लीजिए 2+2, तो वो परफॉर्म करके 4 रिजल्ट पहुंच जाएगा उसके पास, या 2x2, जो भी टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं ये। और एक हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर होता है, वो भी हमारे पीपीटी में डीपली दे रखा है, जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। तो अब ऑलमोस्ट हमारी वीक 1 कंप्लीट है ना। अब हमको वीक 2 कंप्लीट करना है, मतलब अब हम वीक 2 में आ रहे हैं। तो हम शुरू कर देते हैं वीक 2 एक बार, है ना। वीक 2। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और मुझे बतानी थी कि ये जो हमारे लेक्चर हैं ये काफी लंबे चले जा रहे हैं। मतलब जैसा हमने सोचा था, मतलब आपको जैसा हमने मैसेज शेयर किया था, और कि भैया हम फर्स्ट लेक्चर में हम वीक 1 2 कर लेंगे, और दूसरे में 3 4 कर लेंगे, या 3 4 5 कर लेंगे। एक तो हमारी कल क्लास नहीं हो पाई, कुछ रीजंस की वजह से, हमारा एक इक्विपमेंट खराब हो गया था, और एक दूसरी बाहर जाना था। तो इस वजह से, और आज हम वीक 2 में पहुंचे हैं। तो मतलब हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हम आपका सिलेबस कवर करवा पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और एक मेरी मुझसे मिस्टेक लास्ट लेक्चर में ये हो गई थी कि मैंने गलती से बोल दिया था कि हमारी जो एग्जाम की डेट है वो 18 है। तो हमारी एग्जाम की डेट 20 है। उस टाइम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैंने गलती से बोल दिया था आपको कि हमारी 18 अप्रैल को है, जबकि हमारी एग्जाम की डेट 20 अप्रैल है। और तब तक हम कोशिश करेंगे हम आपका जितना कवर करवा सकते हैं, और अदरवाइज हम नोट्स आपको शेयर कर देंगे। और जैसे आज के लेक्चर में हम जितना मैक्स टू मैक्स कवर कर पाएंगे, वीक 2 मुझे होप है कि हो जाएगा हमारा आज। और नेक्स्ट लेक्चर जब भी शेड्यूल होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रायर मिल जाएगी कि ये कब शेड्यूल होना है या किस टाइम होना है। और उसके अलावा अभी जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दें, ताकि अगर अगर हमारे लेक्चर नहीं लग रहे तो आप उन नोट्स से सारा कंटेंट ले सकते हैं, और वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे कि भैया जितना भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सब उसमें लिखा होगा। और नेप्टल की पीपीटी तो रेफर कर ही रहे हैं। ये नोट्स इसीलिए भेजेंगे क्योंकि नेप्टल की पीपीटीज काफी लेंथी है, लंबी है, आपने भी देखी होंगी। 150 160 स्लाइड्स है एवरेज सभी में। तो ये मतलब सारी एक साथ हम नहीं पढ़ पाएंगे ना। इसलिए जरूरत है कि हम शॉर्ट नोट्स पढ़े। हम
एफिशिएंट कंटेंट पढ़े, हम क्वालिटी कंटेंट पढ़े। ठीक है, तो आते हैं वीक 2 पे। वीक 2 में हमारा आएगा डिप्लॉयमेंट्स मॉडल। डिप्लॉयमेंट्स मॉडल वही है जो हमने कल पढ़े थे, बस इनका आज थोड़ा सा डीप डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जा रहे हैं पब्लिक क्लाउड पे। की डेफिनेशन क्या थी? कैन एक्सेस्ड बाय एवरीवन। जैसे नेम से ही क्लियर है कि पब्लिक क्लाउड कोई भी एक्सेस कर सकता है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल मैंने दिए थे, जैसे गूगल ऐप इंजन है, गूगल ऐप है, गूगल मैप है, और भी कुछ है। अच्छा, पब्लिक क्लाउड का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन पब्लिक सेटिंग द प्रोवाइडर्स कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज रिसोर्सेज आर पोटेंशियली लार्ज। जो रिसोर्स हमारे स्टोरेज के होंगे वो लार्ज होंगे। हमारा मतलब जो हम प्राइवेट में हमारा लिमिटेड एक हमारे पास होता है कि 8 GB 10 GB 16 GB, पर पब्लिक में वो उससे ज्यादा होगा। चूंकि वो पब्लिक है, वो बहुत सारे लोग यूज करें, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि उसमें स्टोरेज तो ज्यादा होनी है। उसके बाद में जो कम्युनिकेशन लिंक कैन बी एज्यूम टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द पब्लिक इंटरनेट। हम पब्लिक इंटरनेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी जनरल वाईफाई से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दो चार पब्लिक क्लाउड के बेनिफिट और हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, मैं वो आपको बता देता हूँ। वर्कलोड लोकेशन आर हिडन फ्रॉम क्लाइंट्स, ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। वर्कलोड लोकेशन आर हिडन फ्रॉम क्लाइंट। अच्छा, अब इससे हम क्या समझ रहे हैं? वर्कलोड लोकेशन हिडन है, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कल भी बताया था कि मान लीजिए हमारा एक सर्वर है, हमारा एक क्लाउड है, सी नाम है इसका। एक बंदा जो यूके से है वो इसको यूज कर रहा है, एक बंदा इंडिया से है जो इसको यूज कर रहा है, एक बंदा यूएस से है जो इसको यूज कर रहा है। बट इसको नहीं पता कि कौन मुझे कहाँ से यूज कर रहा है। तो वही चीज है कि वर्कलोड लोकेशन आर हिडन फ्रॉम क्लाइंट, मतलब कौन कहाँ से काम कर रहा है वो नहीं पता, वो आपकी लोकेशन रिवील नहीं होने वाली है। तो इस चीज का मतलब ये बेनिफिट है कि आप कहीं से भी वर्क करें, किसी को पता नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारा इस पब्लिक क्लाउड का है, क्योंकि ये पब्लिक क्लाउड में ही है, प्राइवेट में तो नहीं है। प्राइवेट में तो मान लीजिए ये क्लाउड है और ये हमारा इसी इसी एरिया तक सीमित है। जैसे मैंने कल आपको आईआईटी केजीपी का बताया था, एक उनका क्लाउड बना रखा है जो सिर्फ आईआईटी केजीपी में चलता है, और यहाँ यहाँ के लोग यूज करते हैं, यहाँ यहाँ के डिपार्टमेंट के यूज लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो मतलब ऐसा है कि उसमें आपकी लोकेशन तो फिक्स है। ठीक है ना। एक ये था, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और है वो भी हम लिख देते हैं। दूसरी एक चीज है, एक मिनट, रिस्क फ्रॉम मल्टी टेंडेंसी। मल्टी मल्टी टेंडेंसी से रिस्क है, इसका मतलब ये है कि जैसे एक सिंगल मशीन है, तो हम डेफिनेशन में समझे सिंगल मशीन में बी शेयर्ड बाय द वर्कलोड्स ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स। ठीक है। और इसके बाद में एक हमारे पास नेटवर्क डिपेंडेंसी का इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये भी हमारी पब्लिक है। एक हमारे पास लिमिटेड विजिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर रिगार्डिंग सिक्योरिटी है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, वैसे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, 20 25 50 मिल जाएंगी, लेकिन ये जो है ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर आप लोग को ये याद होंगी तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। लिमिटेड विजिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर डेटा रिगार्डिंग सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और थी हमारे पास, वो थी
लो अपफ्रंट कॉस्ट टू माइग्रेट इनटू द क्लाउड, कॉस्ट का इसमें मतलब लो है फ्रंट कॉस्ट। दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव डिफॉल्ट सर्विस लेवल एग्रीमेंट से। अब हम आ जा रहे हैं हमारे प्राइवेट क्लाउड के डिप्लॉयमेंट मॉडल पे। हमारा पब्लिक इतना ही था। प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट फिर नाम से क्लियर है, कैन बी accessed by a particular organization। मतलब जिसने बनाया है वही यूज कर पाएगा, उसी एरिया में यूज कर पाएगा, उसके डिपार्टमेंट के लोग यूज कर पाएंगे। अदरवाइज किसी को यूज करना है तो उसको परमिशन चाहिएगी। वो परमिशन अगर आपको मिलती है तो आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं मिलती है तो नहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें दो चार चीजें और हैं कि भैया प्राइवेट क्लाउड के कुछ और सिनेरियोज हैं। जैसे कि एक हमारा हो जा रहा है ऑन साइट प्राइवेट क्लाउड। मतलब आप इसको टाइप्स में ले सकते हैं प्राइवेट क्लाउड्स के, या पार्ट्स में ले सकते हैं। एक ऑन साइट हो जा रहा है हमारा, और दूसरा हमारा आउटसोर्स हो जा रहा है। आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड। अच्छा, इनकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। ऑन साइट प्राइवेट क्लाउड है कि भैया अप्लाइज टू प्राइवेट क्लाउड्स इम्प्लीमेंट्स एट कस्टमर्स पर प्रीमाइसेस। और दूसरा आउटसोर्स का अप्लाइज टू प्राइवेट क्लाउड्स वेयर द सर्वर साइड इज आउटसोर्सेस टू होस्टिंग कंपनी। इनसे हमें क्या समझ आ रहा है? मैं आपको दोनों के ब्लॉक डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये अगर हमारा प्राइवेट क्लाउड है, और अगर ये ऑन साइट प्राइवेट क्लाउड है, तो इसके जो सिक्योरिटी perimeters होंगे वो सब्सक्राइबर की तरफ से भी होंगे और क्लाउड रिसोर्स की तरफ से भी होंगे। और दूसरी इसमें यह है कि सिक्योरिटी perimeters डज नॉट गारंटीज कंट्रोल ओवर द प्रोवाइडर्स ओवर प्राइवेट क्लाउड रिसोर्सेस। इसके बारे में आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे एक बाउंड्री कंट्रोलर है। ये ब्लॉक डायग्राम आप गूगल से भी उठा सकते हैं, वरना आपको नेपटल की पीपीटी में भी मिल जाएगा। और ये इसके जो अंदर सर्वर्स हैं, ये हमारा ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, और ये हमारे क्लाइंट हैं। और ये हमारे क्लाइंट्स हैं जो इसको एक्सेस करने जा रहे हैं। और ये हमारे सब्सक्राइबर का कंट्रोल है। तो यहाँ से जो कहने का मतलब ये है कि जो सब्सक्राइबर का कंट्रोल है वो दोनों तरफ से रहेगा, सिक्योरिटी पैरामीटर्स में भी रहेगा। और इसमें नेटवर्क डिपेंडेंसी है, इसके दो चार कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जैसे कि नेटवर्क डिपेंडेंसी है। दूसरा, हमारे सब्सक्राइबर को आईटी स्किल्स आनी चाहिए, वरना वो यूज कैसे करेगा। और इसमें वही है रिस्क मल्टी टेंडेंसी। फिर दूसरा है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। बिकॉज अगर आप क्लाउड बना रहे हैं तो आपको मस्ट है कि आप उसको कंट्रोल करें, आप उसकी सिक्योरिटी को अपने अंडर रखें, वरना कोई भी आकर के उसके डाटा का यूज कर सकता है।
और इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज तो होते ही है। एक मिनट। ये हमारा ऑन साइट प्राइवेट क्लाउड था। अब हमको आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड पढ़ना है। अच्छा, आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड थोड़ा सा एज कंपेयर टू ऑन साइट प्राइवेट क्लाउड इजी है। इसका ब्लॉक डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये एक क्लाउड है। हमने मैथ्स में सेट थ्योरी पढ़ी है ना, जिसमें एक सेट होता था ए, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और अगर बी है तो 2 3 4। तो हम क्या बोलते थे, बी ए का सबसेट है, यही बोलते थे हम। सेम इसमें होगा। ये जो आउटसोर्स में है, एक क्लाउड दूसरे बड़े क्लाउड का सबसेट होगा, जो कि आउटसोर्स में अवेलेबल होगा, इसलिए हम इसको आउटसोर्स के नाम से जानते हैं। और चूंकि वो सबसेट भी है दूसरे का, ये एक मिनट, ये हमारा फिर एक छोटा सा क्लाउड है। इसमें हमारे काफी सारे सर्वर्स हैं। और ये हमारा छोटा सा क्लाउड है, जिसमें जिससे क्लाइंट एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लाइंट्स यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, और हमारा मेन क्लाउड ये है। इन दोनों के बीच में कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं अगर किसी को कोई दिक्कत हो जा रही है तो। और यहाँ पर से हमारा पूरा ऑपरेशनल इनर सिक्योरिटी पैरामीटर्स है, जो मेन क्लाउड की हमारी सिक्योरिटी देख रहा है। ये हमारा आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड हो गया है। और ये जो आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड है, ये सेम हम, अब जैसे हमारा प्राइवेट के बाद में कम्युनिटी और हाइब्रिड आएगा, ये सेम हम ऑन साइट कम्युनिटी क्लाउड के लिए यूज कर सकते हैं। अब हमको आगे बढ़ना है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में वैसे इतना कुछ एडवांस है नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। मैं एक करेक्शन करवाता हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया, ये आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड, ये ऑन साइट कम्युनिटी क्लाउड है। मेरी मतलब डेफिनेशन बताने में मिस्टेक हो गई। ये आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड नहीं है, ये सिर्फ ऑन साइट कम्युनिटी क्लाउड है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ। ये मुझसे मिस्टेक हो गई, अगर किसी ने नोट कर लिया हो तो उसको चेंज कर ले एक बार। ये ऑन साइट कम्युनिटी क्लाउड है, ठीक है ना। अब हम हाइब्रिड क्लाउड देख लेते हैं एक बार। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लाउड, ऑफ टू और मोर क्लाउड। फिर वो प्राइवेट पब्लिक हो सकता है,
कम्युनिटी पब्लिक हो सकता है, कम्युनिटी प्राइवेट पब्लिक तीनों भी हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में बता देता हूँ। अ हाइब्रिड क्लाउड इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर प्राइवेट क्लाउड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, हाइब्रिड क्लाउड के एग्जांपल्स क्या क्या है? विंडोज एज्यूर है, दूसरा VMware वी क्लाउड है। अच्छा, VMware से किसी को कुछ याद आया है? VMware, मैंने एक ये टर्म, ये शब्द मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था? VM मशीन वर्चुअल थिंग्स वाला, उसमें VMware आया था। तो VMware जो क्लाउड है ये हमारा हाइब्रिड क्लाउड है। इसी के साथ हमारे डिप्लॉयमेंट मॉडल खत्म हो रहे हैं। तो और अब हमको आना है IaaS में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जो भी हमारे मोस्टली क्लाउड मॉडल्स हैं वो सारे IaaS मॉडल हैं, क्योंकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि वी कैन इंक्रीज रैम इन दिस, वी कैन इंक्रीज स्टोरेज इन दिस, also we can make various changes in infrastructure as a service cloud model। ठीक है। अच्छा, अब जो सब्सक्राइबर होगा हमारा IaaS का, उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? एक तो उसको वर्चुअल कंप्यूटर्स मिल जाएंगे, मतलब वो पूरे एक्सेस कर सकता है। दूसरा, वो नेटवर्क एक्सेसिबल स्टोरेज है, वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट सच एज फायरवॉल एंड कॉन्फ़िगरेशन सर्विस। अच्छा, फायरवॉल क्या होता है, किसी को पता है? अगर आपने किसी वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करना है तो या तो वो ओपन होगा या वो प्रोटेक्टेड होगा, एनक्रिप्टेड होगा। अगर वो एनक्रिप्टेड प्रोटेक्टेड है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन से हो तो आपको एक्सेस करने के लिए आपको फायरवॉल ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, जैसे कई सारे कॉलेजेस में होता है। और उनमें आपको अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा, और वो उनका कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है अगर उनने लगा रखा है तो, वरना वो एक बार लॉगिन करने के बाद चल जाएगा। हर 24 घंटे में एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। अच्छा, इसके बाद में मैं आपको इसका आर्किटेक्चर बता देता हूँ। इमेज मैं इसमें लोड कर देता हूँ, या मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की इमेज पहले लोड कर देता हूँ। ये इमेज सबको विजिबल है ना? हमारे पास क्या लिखा है? IaaS कंपोनेंट स्टैक एंड स्कोप ऑफ कंट्रोल। इसको हमको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ भी रखे और आ भी सकते हैं। तो इसमें क्या लिख रखा है? इन IaaS क्लाउड प्रोवाइडर मेंटेन्स टोटल कंट्रोल ओवर द फिजिकल हार्डवेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द हाइपरविजर लेयर। अच्छा, अब हाइपरविजर लेयर क्या है हम आगे जाके देखेंगे कि हमारा हाइपरविजर में, और एक टर्म हमारी और आएगी DOS, डेटा ऑब्जेक्ट स्टोरेज, इनमें कंपैरिजन का आएगा। तो ये दोनों चीजें क्या हैं तो इसको हम आगे देखेंगे। दूसरा है सब्सक्राइबर कंट्रोल्स द गेस्ट OS मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, अब ये गेस्ट OS क्या है, ये टर्म क्या है? गेस्ट OS का मतलब है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक क्लाउड को बहुत सारे लोग चला सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि मतलब मैंने आपको VM मशीन वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि हमको न मतलब एक सिस्टम के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम चला सकें, या ज्यादा से ज्यादा हम वर्चुअल एप्लीकेशंस हम एक हार्डवेयर या एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकें। तो यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट है गेस्ट OS का, जब मोर देन वन OS तो पता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम विल रन ऑन अ सिस्टम। एक सिस्टम है, मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है, आप उस पर दो OS रन कर रहे हैं, एक विंडोज कर रहे हैं, एक लाइनक्स कर रहे हैं। तो जो दूसरा है ना, जो एक तो आपका बेस है मान लीजिए विंडोज है, दूसरा अगर लाइनक्स है तो वो तो गेस्ट OS हुआ।
तो उसका पूरा कंट्रोल होगा। और तीसरा हमारे पास है सब्सक्राइबर इज फ्री यूजिंग द प्रोवाइडर्स यूटिलिटीज टू लोड एनी सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब इनटू द वीएम। वीएम फिर से वही हमारा वर्चुअल मशीन वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको गेस्ट ओएस के लिए बताया। अच्छा, चौथा हमारा पॉइंट है सब्सक्राइबर टिपिकली मेंटेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द गेस्ट ऑपरेशन सिस्टम इन ईच वीएम। अच्छा, हर वर्चुअल मशीन में हमारे जितने गेस्ट ऑपरेशन ओएस है या गेस्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम उन पे सारा कंट्रोल रहेगा हमारा। ऐसा नहीं कि हमारा एक पे रहेगा, कि हमारे आईएएस के कंपोनेंट्स हैं और स्कोप ऑफ कंट्रोल्स हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक मिनट में ये फाइल डाल देता हूँ। वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना सबको? अगर वॉइस में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम इसको फिर से सही कर देंगे। मैं आपको बताने वाला था आईएएस का आर्किटेक्चर। इसको ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, अच्छे से देखिए। सबसे पहले ऊपर ऊपर जो हमारी है, ये हमारा लॉजिकल आईएएस क्लाउड आर्किटेक्चर है। हमारी ऊपर ऊपर यूजर लेयर है, यहाँ से हम इसको इनपुट दे रहे हैं कि भैया तू मुझे ये करके दे। क्या करके दे वो हम इसको इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद में ये बीच में जो क्लस्टर मैनेजर हैं सारे, ये बीच में हमारे जो भी टास्क होने जा रहे हैं इनको मैनेज कर रहे हैं। ये हमारे जो सिस्टम है, वर्चुअल मशीन है, उनको मैनेज कर रहे हैं। और सबसे नीचे जो हमारे ये सीएम कंप्यूटर मशीन कंप्यूटर मैनेजर्स जो हैं, ये CM1 to 1 CMN to 1, ये हमारे जो वर्चुअल मशीन्स और वर्चुअल सर्वर हैं ये उनको मैनेज कर रहे हैं। जैसा कि ये कंप्यूटर मैनेजर के लिए लिख भी रखा है कि ये वर्चुअल मशीन 1 VM 1 VM 2 से लगाकर VMN तक को मैनेज कर रहा है। कि हमारे पास हाउ मच वर्चुअल मशीन भी है, सॉरी हाउ मैनी वर्चुअल मशीन्स भी है। हाउ मैनी VM भी है, तो ये उन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। और उसके बाद में उनके ऊपर जो गेस्ट ओएस होगा उसको भी यही मैनेज करेंगे। फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे, ये इधर इस वाले कॉलम में तीन चीजों की फुल फॉर्म लिखी है। एक तो DOS, डेटा ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, एक PLS है, प्रेसिडेंस लोकल स्टोरेज है, और एक CM कंप्यूटर मैनेजर है। जो सबसे नीचे दे रखे हमारे वर्चुअल मशीन्स को मैनेज कर रहे हैं वो है। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आपको ना समझ आए तो इनने तीर के निशान लगाकर इन्होंने लिख भी रखा है कि रिपोर्ट ऊपर जा रही है हमारी, और यहाँ से ऑपरेशंस और टास्क नीचे दिए जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ से हमारा इनपुट है जो, ये यहाँ को दिया जा रहा है। जो यूजर इनपुट दे रहा है ये नेटवर्क है, इसको हम इंटरनेट मान सकते हैं, क्योंकि बिना इंटरनेट हमारा क्लाउड एक्सेस ही नहीं कर सकते हम। ठीक है ना? PLS जो प्रेसिडेंट्स लोकल स्टोरेज है वो यहाँ पर अवेलेबल है हमारा, ये दो जगह। और ये और ही नहीं, ये आगे चलेगा। क्लस्टर मैनेजर भी हमने देख लिया, तो ये हमारा आर्किटेक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का, जो हम देख चुके हैं। अब इसके बाद में इसका ये एक 3 टायर आर्किटेक्चर है हमारा। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसकी भी फाइल इंपोर्ट कर देता हूँ। एक जो जो आप क्लाउड मैनेजर जो था उस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे या उसके जो ऑपरेशंस होंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। और आईएएस का आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया है, उसको थ्योरेटिकली हम देख के लिख सकते हैं। जैसा मैंने पहले की आपको पिछली स्लाइड में, मतलब लास्ट पेज पे मैंने वो इमेज पेस्ट कर दी है, उसमें जो जो चीजें बताने लायक थी वो मैंने हाईलाइट करके लिख दी हैं। फिर मैं बता देता हूँ, ये 3 लेवल आर्किटेक्चर है। और टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंटर कंट्रोल, मिडल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ पॉसिबली लार्ज, और थर्ड लेवल जैसा मैंने बताया कि ये अपना वर्चुअल मशीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, पहले ये फाइल इंपोर्ट कर देते हैं। ये ऑपरेशंस ऑफ द क्लस्टर मैनेजर है, इसको भी हम देखेंगे। ये जो है ये सेंटर कंट्रोल है।
ओवरऑल कंट्रोल इसके यहाँ से जाएगा। मिडिल लेवल है हमारा कंप्यूटर क्लस्टर है जो जियोग्राफिकली डिस्टेंस फ्रॉम वन टू अनदर, ये एक से दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है ना, एक मशीन की दूसरे मशीन से बीच में, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब आईएएस क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लस्टर मैनेजर भी आता है, जिसकी मैंने आगे ये अपनी स्लाइड इंपोर्ट की है कि ऑपरेशंस ऑफ क्लस्टर मैनेजर्स। क्लस्टर मैनेजर्स क्या होता है वो मैं आपको कल बता चुका हूँ। क्लस्टर मैनेजर्स कैन बी जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन क्लस्टर मैनेजर कंप्यूटर मैनेज इज कनेक्टेड बाई हाई स्पीड नेटवर्क फॉर इंक्रीज नेटवर्क। इंटरनेट चाहिए होता है ना हाई स्पीड, वरना कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए क्लस्टर मैनेजर होता है। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ना शुरू करते हैं। ईच क्लस्टर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड बाय हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर क्लस्टर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए। दूसरा है क्लस्टर मैनेजर रिसीव्स रिसोर्सेज एलोकेशन कमांड्स एंड क्वेरीज फ्रॉम द क्लाउड मैनेजर। क्लाउड मैनेजर जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा है, सबसे ऊपर का जो पार्ट है हमारा क्लाउड मैनेजर, जो हमारा सेंटर कंट्रोल है, वहां से वो क्वेरीज रिसीव करेगा, वहां से वो कमांड्स रिसीव करेगा, और फिर कैलकुलेट वेदर पार्ट ऑफ ऑल ऑफ कमांड्स कैन बी सेटिस्फाई यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर्स इन द क्लस्टर। फिर वो अपनी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करेगा, उसके बाद में बताएगा कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है, सेटिस्फाई है या नहीं है, और आगे अपना रिजल्ट वो भेजेगा। अंतिम पॉइंट है कि क्लस्टर मैनेजर्स क्वेरीज द क्लस्टर मैनेजर्स क्वेराइज द कंप्यूटर managers for the computers in the cluster to determine resources availability and return message to the cloud manager। जैसा कि मैंने बताया वो सेटिस्फाई है नहीं है, उसको क्या दिक्कत है, वो अपनी आगे की क्वेरी क्लाउड मैनेजर को भेजेगा, क्योंकि क्लाउड मैनेजर हमारा सेंटर कंट्रोल है। क्लाउड मैनेजर क्या है, हमारा सेंटर कंट्रोलर है जो कि सारी चीजें देख रहा है। तो क्लस्टर मैनेजर भी अब हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास एक चीज आती है डीओएस। क्या आती है, डीओएस, डेटा ऑब्जेक्ट स्टोरेज। डेटा ऑब्जेक्ट स्टोरेज। अच्छा, अब डीओएस क्या है? डीओएस है कि ये जनरली जो हमारा सब्सक्राइबर है, जो जैसे अगर मैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मेरा जो सब्सक्राइबर है जो मुझसे सर्विस ले रहा है, ये उसके मेटा डाटा को स्टोर करके रखता है, मेटा डाटा क्रेडेंटल्स को। अच्छा, अब मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये रहा। हाँ, मेटा डाटा है जनरली जो हमारे ये हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स, कंटेंट और क्राइटेरिया रिप्रेजेंट करते हैं जो क्रेडेंटल्स। और इसकी एक डेफिनेशन है, इन डिजिटल क्रेडेंटल्स मेटाडाटा मैपिंग अलाउस issuers to represent the content, context and criteria. Rich metadata allow earner to see recommendation for next steps, related badge to pursue and professional opportunities that are relevant to the digital credentials they have earned। मतलब ये है कि हमारे जो भी क्राइटेरियाज है, हमारा जो भी वर्क है, टास्क है, वो उसको कंट्रोल करेंगे, ये हमारे मेटा डाटा कहलाएंगे। और ये चीज है कि ये भी हम लिख देते हैं। मैं देखता हूँ अगर इसमें इमेज है तो मैं वही इंपोर्ट कर देता हूँ। स्लाइड मतलब आप लोग को समझ तो आ रहा है ना? अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है तो वो लिख दे कमेंट सेक्शन में, हम उसको रिपीट कर देंगे, और एक बार फिर से हम उसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, है ना? देखते हैं हमारा डीओएस। इसकी स्लाइड नहीं मिल रही, मैं लिख ही देता हूँ। इट स्टोर्स द सब्सक्राइबर्स मेटा डाटा, मेटा डाटा में लिख देता हूँ कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लाइक यूजर क्रेडेंटल्स। एज ओएस इमेज।
ओएस वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी चीज हमारे पास डीओएस, डेटा ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ये आती है कि ईच क्लाउड हैज ओनली वन डीओएस। मतलब डीओएस सिंगल फॉर अ क्लाउड, डीओएस इज सिंगल फॉर अ क्लाउड। एक क्लाउड के लिए एक ही डीओएस होगा जो सबका मेंटेन करेगा हमारा मेटा डाटा। ठीक है। अब हम ऑपरेशंस ऑफ क्लस्टर मैनेजर देख रहे हैं। डायरेक्टेड बाय क्लाउड मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर देन इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर मैनेजर्स टू परफॉर्म रिसोर्सेज। हाँ, ईच क्लस्टर मैनेजर इज कनेक्टेड टू प्रेसिडेंशियल लोकल स्टोरेज। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि लोकल स्टोरेज से क्लस्टर मैनेजर कनेक्ट रहेगा। उसके बाद में ईच क्लस्टर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड बाय हाई स्पीड लोकल एरिया। ये सारी चीजें तो हमने कर ली है। अच्छा, अब हम बीच में पहुंच गए। हम अब हमने पढ़ना है वर्चुअलाइजेशन। क्या पढ़ना है? वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्चुअलाइजेशन टर्म से आप क्या समझ रहे हैं। सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन इज अ ब्रॉड टर्म वर्चुअल मेमोरी स्टोरेज नेटवर्क के बारे में ये चीज बता रही है। कोई भी चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है बट वर्चुअली एग्जिस्ट कर रही है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम उसका यूज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी क्लाउड में हमारा वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअल मेमोरी को लेकर, वर्चुअल स्टोरेज को लेकर, इनफैक्ट इंटरनेट को लेकर, नेटवर्क को लेकर, जो सारी चीजें वर्चुअल हैं, कोई भी चीज हमारे पास फिजिकल नहीं है। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो हमारे वर्चुअलाइजेशन में आएंगी। और हम जो क्लाउड में फोकस कर रहे हैं वो हमारा प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है जो सबको प्रोवाइडर्स द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और वो उसको यूज कर रहे हैं अपने अपने पर्पस के हिसाब से। तो मैं इसकी एक इमेज इंपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि फिर लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। कोई बोर तो नहीं हो रहा पढ़ते पढ़ते? अगर हो रहा हो तो बता दे, हम लेक्चर छोटा कर देंगे। ये रहा वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। वर्चुअलाइजेशन इज अ ब्रॉड टर्म वर्चुअल मेमोरी स्टोरेज नेटवर्क ईटीसी। ठीक है। नेटवर्क में आपका इंटरनेट आ गया। उसके बाद में स्टोरेज में आपका स्टोरेज वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्लाउड में। फोकस ऑन प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन आ गया। फिर ये अगली डेफिनेशन हमारी ये है कि वर्चुअलाइजेशन बेसिकली अलाउ द कंप्यूटर टू डू द जॉब ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स बाय शेयरिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ सिंगल हार्डवेयर अक्रॉस मल्टीपल इन्वायरमेंट। ये हमने कल वीएम मशीन के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि एक हार्डवेयर है, एक स्टोरेज है, मान लीजिए एक लैपटॉप है, उस पे हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीनें खोल दी। वर्चुअल मशीनें मतलब वर्चुअल वो सॉफ्टवेयर जिन पे हम अलग अलग काम कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आपके पास एक लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन पे आपने क्रोम की विंडो खोल रखी है, क्रोम की एक विंडो में आपने कोई गेम चला रखा है, दूसरी तरफ आपने क्रोम की दूसरी विंडो खोली, वहां पे आपने यूट्यूब पे गाने चला रखे हैं, तीसरी तरफ आपने क्रोम की तीसरी विंडो खोली, वहां पे नेटफ्लिक्स चला रखा है। ऐसे करके आपने वर्चुअल 4 5 10 विंडोज खोल रखी है एक ही सिस्टम पे। तो ये तो चलिए, ये हमने नॉर्मल सी बात की जो हम करते हैं। लेकिन जब हम वर्क की बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम हो रहा है या डेटा सेट्स हो रहे हैं, तो एक सिस्टम में अब जब हम बहुत सारे वर्चुअल मशीनें खोल देंगे, जैसे ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक ऐप ए खुल रखा है, ऐप बी खुल रखा है, ऐप सी खुल रखा है, ऐप डी खुल रखा है, किसी में कैलकुलेशन हो रहा है, किसी में डेटा स्टोर हो रहा है, किसी में डेटा एडिट हो रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, अब हमको जरूरत क्यों पड़ी वर्चुअलाइजेशन की? हमको एक सिस्टम पे 4 चीजें खोलने की क्या जरूरत है? भैया जरूरत यह है कि अगर आप 4 ऐप खोलने के लिए 4 सिस्टम लाओगे तो सबसे पहला आपका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, हर एक सिस्टम को खरीदने में कॉस्ट लगेगा। दूसरा, आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि एक को खोलना, दूसरे को खोलना, फिर उसके साथ पैरेलली वर्क करना, उसमें आपका बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? ये 2 चीजें हो गई। तीसरा, कॉस्ट वाली चीज हमने बता दी। तीसरा, अगर हमने एडिट करना है, अगर एक टास्क कंप्लीट हो करके उसका रिजल्ट आ रहा है और फिर वो दूसरे टास्क के पास जा रहा है, मान लीजिए मुझे 2 + 2 = 4 एक्स में स्टोर कर दिया,
फिर मुझे दूसरे टास्क में चाहिए x इंटू 5, तो x परफॉर्म नहीं होगा तो 5 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर उसको मुझे y में स्टोर करना है, तो अगर वो अलग अलग मशीन में होगा तो हमें फिर दिक्कत आ जाएगी, हमको उससे उससे ट्रांसमिट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमने एक ही सिस्टम है, हमने हमारा सिस्टम बनाना है सस्टेनेबल, हमारा क्लाउड सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, मोस्ट इफिशिएंट होना चाहिए। इसलिए हमने वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्चुअलाइजेशन लेयर है, जैसे ऐप ए बी खुल रखा है एक वर्चुअल कंटेनर में, फिर सी डी खुल रखा है अलग वर्चुअल कंटेनर में, तो ये भी कर सकते हैं, और ये पे यहाँ पे सारे एक ही वर्चुअल कंटेनर में खुल रखे हैं जिसलिए नाम नहीं है। इसलिए इसको हम नॉन वर्चुअल सिस्टम भी बोल सकते हैं ये वाला, क्योंकि इसमें वर्चुअल सिस्टम नहीं है। सिंगल ओएस कंट्रोल्स ऑल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज, और वर्चुअल सिस्टम है हमारा, इट मेक्स पॉसिबल टू रन मल्टीपल वर्चुअल कंटेनर ऑन अ सिंगल फिजिकल प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि जैसे अगर आप एक में दो ओएस खोल रहे हैं, अगर आप एक सिस्टम के अंदर दो, अब लाइनक्स भी खोल रहे हैं और विंडोज भी खोल रहे हैं, तो उसका एग्जांपल भी हमारा वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में ही आ रहा है। उसकी भी मैं आपको पीपीटी स्लाइड इंपोर्ट कर देता हूँ। ये रहा वर्चुअलाइजेशन, ये हमारा इसने क्लियरली लिख रखा है, वर्चुअलाइजेशन इज द वे टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर एप्लीकेशन ऑन द सेम हार्डवेयर। अच्छा, इसका एग्जांपल है रन बोथ विंडोज एंड लाइनक्स ऑन द सेम लैपटॉप। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये आप देख लीजिए। ये हमारा विंडोज खुल रखा है, बैकएंड में हमारा लाइनक्स खुल रखा है, और यहाँ पर हमारा लाइनक्स खुल रखा है, बैकएंड में हमारा विंडोज खुल रखा है। एक मिनट, हाँ, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। द ओएस आर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो हमारे ओएस हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं, कोई एक दूसरे में कंबाइन नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे के काम में इंटरप्शन नहीं कर रहा है ना। तो दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक टर्म आई थी हाइपर विजर, जो मैंने आपको पहले बताई थी। हाइपर विजर और वर्चुअल मशीन में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, दोनों क्लाउड में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो हम उसके बारे में देखते हैं। ये हमारा, एक मिनट में इसकी भी इंपोर्ट कर ही देता हूँ। नहीं, ये तो एज्योर इंपोर्ट हो गया। हमारे पास ये रहा हाइपर विजर, ये एक मिनट, मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ हाइपर विजर। इसमें हमारे पास आगे पैरा वर्चुअलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है, फुल वर्चुअलाइजेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फिर हमारे पास वर्चुअलाइजेशन में फर्स्ट जनरेशन वर्चुअलाइजेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। हमारा मोस्ट इफिशिएंट जो होता है, मोस्ट और फुल्ली वर्चुअलाइजेशन, वो हमारा होता है फर्स्ट जनरेशन। क्या होता है वो? फर्स्ट जनरेशन। वर्चुअलाइजेशन सर्व करने की कई सारी अप्रोचेस हैं। अच्छा, मैं हाइपर विजर पे था, हाइपर विजर में आपको बता देता हूँ। हाइपर विजर और वर्चुअल मशीन मॉनिटर इज द गेस्ट ओएस डायरेक्टली ऑन द सीपीयू। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा जो हाइपर विजर है, हमारा जो गेस्ट ओएस है, डायरेक्टली कंट्रोल विथ सीपीयू, हमारा गेस्ट ओएस डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा। अब अच्छा, गेस्ट ओएस क्या है? एक तो हमारा बेस ओएस है जैसे विंडोज है, दूसरा हमारा गेस्ट ओएस मान लीजिए लाइनक्स हो गया, या और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपने मैक का लगा रखा है तो वो हो गया है। तो वो डायरेक्टली सीपीयू के कंट्रोल में रहेगा, दोनों कर सकते हैं कुछ भी चीजें,
जैसे प्रिविलेज ग्रांट कर सकते हैं एक दूसरे को, एज ऑब्जर्व्ड इन न्यू फेमस पेपर। ये तो दो साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, तो हाइपरविजर और वर्चुअल मशीन मॉनिटर में है कि privilege instruction which causes a trap if executed is in user mode। अच्छा, ट्रैप हो सकता है अगर यूजर मोड में डाल रखा है हमने। दूसरा, सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन नहीं पास कर सकते हम, उसमें दिक्कत आएगी फिर। तो ये हमारा हाइपरविजर का कॉन्सेप्ट है, ये छोटी सी टर्म है। इसके बाद में हमारे पास पैरा वर्चुअलाइजेशन है, हार्डवेयर असिस्टेंट वर्चुअलाइजेशन है। वर्चुअलाइजेशन के डीप कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम या तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका यूज और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन मॉडल जैसे बिजनेस में कैसा है, डिजाइन में कैसा है, वो सारी हमको देखना पेंडिंग रहती है अभी। अच्छा, अब हम आ जा रहे हैं एक्सएमएल में। एक्सएमएल, एक्सएमएल की फुल फॉर्म पता है किसको? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML is not uh, similar to HTML। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नॉट सिमिलर टू HTML क्योंकि HTML जो है वो डेटा को एडिट करती है। डेटा में चेंजेस लाने के लिए हम HTML यूज करेंगे, जबकि हमारी जो XML है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी। हमारे हमारे जो एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। हाँ, हमारे जितने भी प्रोसेस बिहाइंड में हो रहे हैं वो उनको रिप्रेजेंट करेगी। और बेसिकली ये इनकोडिंग सिंटैक्स पे काम करेगी, ये टेक्स्ट बेस्ड सिंटैक्स पे काम करेगी। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है ही है। और यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है इसका। इसके जो कोड्स होते हैं वो समझना वैसे तो टिपिकल है, बट वो हमसे एग्जाम में मुश्किल है कि हमसे वो मतलब कोड्स तो नहीं पूछे जाएंगे। एक्सएमएल का डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, जो जिसका मतलब ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दूंगा, और डीप डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको पीपीटी का लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब सिंपल लैंग्वेज हमको यूज करनी है तो हम HTML यूज करेंगे, लेकिन इट यूज्ड फॉर प्रोसेस, प्रोसेसेस के लिए हमारी XML ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, अब हमारा इसमें XML बच जा रहा है इस यूनिट में हमारा, और HTML के साथ कंपैरिजन कर लेंगे। फिर हमारे पास एक चीज और बच जा रही है, SOAP। और ऊप्स कॉन्सेप्ट पे XML काम कर रही है, ये हम लिख देते हैं, रन ऑन ऊप। ऊप्स कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तो सबने पढ़ रखा होगा। C++ लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है जो ऊप्स पे काम करती है। तो ये है हमारा। इसके बाद हमारा बस SOAP बच रहा है और हल्का सा जो XML बच रहा है वो। तो अब मुझे लग रहा है हमारा लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो अब इसको खत्म करना चाहिए क्योंकि फिर कोई बोर भी नहीं होना चाहिए ना। तो हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर वीक 2 कवर कर दिया है। और ये जो नोट्स मैंने साथ साथ बनाई है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा सिलेबस काफी लंबा है ना, तो हमको इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, हमारा टाइम ज्यादा लग सकता है हमको। तो है ना, हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हम आपको लेक्चर के थ्रू कवर करवा पाए। और नेक्स्ट लेक्चर कुछ दिन में शेड्यूल हो जाएगा, मतलब जैसे 10 तारीख को पहले होना था, तो अगर नहीं हो पाया तो हम नोट शेयर कर देंगे आपके साथ। और बाकी ये है कि नेप्टल के असाइनमेंट है जो सॉल्व करते रहिए, उनके आंसर्स तो आ ही रखे हैं। और वो उन सबके आंसर्स हमने भेज रखे हैं विद प्रूफ्स ग्रुप में, आप सभी के पास उनके आंसर की हमारी पीपीटी है। हमारे 10 वीक के असाइनमेंट हो चुके हैं और सबके प्रूफ के साथ हम आपको आंसर भेज रखे हैं हमने। और 2 वीक हमारे कंप्लीट हो गए, हमारे पीछे जो 10 वीक रहते हैं वो भी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट करें। और अगर ना हो पाए तो हम डेफिनेटली श्योर शॉट उनके नोट्स आपको शेयर कर देंगे। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और
अगर यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। सबको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करनी है सबको, है ना। ठीक है।